हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी चीज़ जो हमारे सोलर सिस्टम से है ही नहीं, बल्कि किसी दूसरी गैलेक्सी से हमारे पास आई है। और अब नासा ने उसमें पानी के निशान ढूंढ लिए हैं। आप सही सुन रहे हैं, पानी के। और वो भी इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी कि इस धरती से, इस दुनिया से बाहर की चीज़ में। तो ये कोई केवल साइंस फिक्शन की बात नहीं है, ये बात हो रही है कॉमेट 3i एटलस की। कॉमेट 3i एटलस एक ऐसा इंटरस्टेलर मेहमान कह लीजिए उसको, जो हमारे पास से गुजरा और सभी साइंटिस्ट के लिए और इवन नॉर्मल सिटीजन्स के लिए एक सवाल छोड़ गया, बहुत बड़ा सवाल। कि क्या जो ज़िंदगी का सीड है, लाइफ के जो सीड्स हैं, वो केवल धरती तक सीमित है, अर्थ तक सीमित है, या फिर पूरे यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि 3i एटलस क्या है और क्यों ये डिस्कवरी इतनी बड़ी है। नासा ने पानी के फिंगरप्रिंट कैसे डिस्क्राइब किए, कैसे डिटेक्ट किए, और ये अब हमारी समझ को कैसे बदल सकता है लाइफ के अकॉर्डिंग। प्लैनेट्स कैसे बदलते हैं और यूनिवर्स जो है वो उसके ओरिजिन कैसे हुआ। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने अटैच किए हैं, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और जो आपके आसपास करंट अफेयर्स में चल रही है, इसका रेलेवेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिखता है, जो कि आपको एक इशारा है कि आने वाले समय में जो 2026 में एग्ज़ाम होगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी या स्टेट स्पेसिफिक, उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है इस इंटरस्टेलर कॉमेट में मिला है, तो यहाँ से कई सवाल उठते हैं। ये इंटरस्टेलर क्या होता है, ये कॉमेट क्या होता है। उससे पहले आप समझिए कि ये सिलेबस में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर 1 में आप कहेंगे कि सर आप तो स्पेस की बात कर रहे हो, कॉमेट्स की बात कर रहे हो, लेकिन जीएस पेपर 1 कैसे। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, तो ज्योग्राफी की शुरुआत ही यूनिवर्स और सेलेस्टियल बॉडी से होती है। याद कीजिए एनसीईआरटी का वो चैप्टर आवर सोलर सोलर सिस्टम, जिसमें आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। तो GS1 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि GS1 में भी आपसे पूछा जा सकता है। GS1 में ज्योग्राफी, जहाँ पर यूनिवर्स, सोलर सिस्टम की बात होती है, उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में, जो कि आपका गेस सही था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेस रिसर्च से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें भी स्पेस रिसर्च। तो मेंस का पर्सपेक्टिव अगर ब्रॉड लेवल पर सिलेबस देखें तो वहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो प्रीलिम्स में भी आपको पता है लगातार स्पेस मिशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेस मिशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्कवरी हुई हो, कोई नाम पूछ लिया, अब यही पूछ लिया जाए कि 3i एटलस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ व्हाट। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ये भी सवाल आपके सामने आ सकता है, कोई डिस्कवरीज हो। ठीक है। अब यूं तो 3i एटलस पिछले 2025 में जुलाई के महीने से न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, लेकिन अभी जो इसका न्यूज़ में आने का एक कारण था, मुख्य कारण था, वो था इसके ऊपर पानी के अवशेष पाए जाना। कैसे, संदर्भ समझिए। हाल फिलहाल में नासा के नील गहरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, नील गहरल्स की एक स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है, जो कि स्पेस में जितने भी कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं उसके बारे में ऑब्जर्व करता है। तो वहाँ पर उसने डिटेक्ट किया फिंगरप्रिंट ऑफ वाटर। अब फिंगरप्रिंट ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं है कि वाटर ने अपना अंगूठा वहाँ पर रखा और उसके फिंगरप्रिंट बन गए। मतलब पानी के अवशेष मिले, पानी के निशान मिले। कहाँ पर, इस कॉमेट के ऊपर। और पानी के निशान मिलने का मतलब है OH, हाइड्रोक्सिल गैस। जहाँ पर आपको हाइड्रोक्सिल गैस यानी कि OH मिल जाएगा, उसका मतलब वहाँ पर पानी के अवशेष हैं। हाइड्रोक्सिल को थोड़ा और विस्तार में आप समझ सकते हैं। हाइड्रोक्सिल का मिलना एक तरीके से आप समझिए एक बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल्स का। जब वाटर मॉलिक्यूल्स डिसएसोसिएट हो जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि सन रेज के आने से, तब H मॉलिक्यूल जो है H2O में से साइड होता है, हाइड्रोजन अलग जाता है और OH मॉलिक्यूल अलग दिखता है। उसको हाइड्रोक्सिल गैस बोलते हैं। तो एक बाय प्रोडक्ट है वाटर मॉलिक्यूल का। जब यूवी रेज वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो H2O जो है टूटता है H और OH में,
और यहाँ पे ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि स्पेस में वाटर मिल सकता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल का बाय प्रोडक्ट है, हाइड्रोक्सिल गैस। आप भी कॉपी पेन लेकर साथ में नोट करते रहिए इसको, बाय प्रोडक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो डिसोसिएट होता है जब यूवी रेज यानी कि सन रेज इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि स्पेस में पानी की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर मिली है, और ये अब कहाँ मिली है, कॉमेट 3i एटलस के ऊपर। ठीक है, लेकिन इससे सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये मिला तो क्या? तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है, कैसे हम अपने यूनिवर्स के इवोल्यूशन को समझते हैं, कैसे हमारा यूनिवर्स जो है इवॉल्व हुआ है, और हमारी धरती से बाहर भी लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स अगर हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि केवल जो जीवन है वो धरती के ऊपर ही संभव नहीं है, धरती से बाहर भी जीवन संभव हो सकता है। तो ये इसका संदर्भ है। आपको एक तो इस ऑब्जर्वेटरी का नाम याद रखना है, ये ऑब्जर्वेटरी ने पानी की खोज करी है, 3i एटलस की खोज नहीं करी, इतना भी ध्यान रखिएगा। अब 3i एटलस की खोज किसने करी उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, अब 3i एटलस है क्या? 3i एटलस जो है एक प्रकार से ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये हमारी जो सन की सोलर सिस्टम है उसमें नहीं आता, वहाँ से नहीं बिलोंग करता, ये बाहर से कहीं से आया है। तो ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। क्या इससे पहले भी कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट पाया गया है? बिल्कुल, ये अपनी क्लास का तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी धरती के आसपास या फिर हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुआ। इससे पहले आपको दिखा था ओमुआमुआ 2017 में और बोरिसोव 2019 में। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके आगे 1i लिखा है, इसके आगे 2i लिखा है और एटलस के आगे 3i लिखा है। इसका मतलब है पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है सेकंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और 3i का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। तो 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर, जो कि आपको ध्यान रखना है, ओमुआमुआ, बोरिसोव और अब 3i एटलस। इसकी जो खोज थी वो जुलाई 2025 में नासा के ही एक टेलीस्कोप के द्वारा, जिसका नाम था एटलस टेलीस्कोप, और ये लोकेटेड है चिली में। चिली में भी जगह है रियो हुर्ताडो में चिली में एक टेलीस्कोप लगा है नासा का, नाम है एटलस। अब आप पूछेंगे सर ये एटलस क्या है? तो एटलस की आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो। एटलस का मतलब है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एटलस का जो मतलब है वो है एस्टेरॉयड, लिखिए साथ में लिखिए, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। कोई भी ऐसी चीज़ जो धरती की तरफ या धरती के आसपास आ रही है, तो उसमें एक तरीके से अलर्ट सिस्टम देने के लिए इस टेलीस्कोप को, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कोई भी ऐसी अर्थ को अप्रोच करने वाला बॉडी हो, चाहे वो एस्ट्रॉयड हो, कुछ भी हो, उसको डिटेक्ट करे और उसके बारे में जानकारी ले। तो जुलाई 2025 में एटलस जो हमारा टेलीस्कोप है नासा का, उसने इसको डिटेक्ट किया था, और वहीं पर इसको ये डिस्क्राइब किया था कि ये एक इंटरस्टेलर बॉडी। क्यों? क्योंकि जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि वो सन को ऑर्बिट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यह सन है, और अलग अलग जो ऑर्बिट आपको दिखते हैं उसमें हमारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अगर सन है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड सो ऑन आपको प्लैनेट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आया है ये बाहर से आया है। ठीक है, और इस तरीके से ये मार्स के पास होते हुए हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के चला गया है। ये हमारा 3i एटलस है। ठीक है, तो ये हाइपरबोलिक जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ये बताती है कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ये हमारे सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सोलर सिस्टम को बिलोंग तब करता जब ये सन के ऑर्बिट, सन के चक्कर लगा रहा होता। इसलिए सभी 8 प्लैनेट
जो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं उनको सोलर सिस्टम का पार्ट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर विवाद भी किया कि इसमें एक तरीके से नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो देखा गया। नॉन ग्रेविटेशनल मतलब बिना गुरुत्वाकर्षण के एक्सेलरेशन देखा गया, जो कि किसी किसी ने तो इसको स्पेस सैटेलाइट बोला या फिर एलियन स्पेसशिप भी बोला। तो यहाँ पर नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कलर चेंज, लगातार ये अपना कलर जो है कभी रेड कभी ब्लू ऐसे चेंज कर रहा था। तो अपने आप में ये बहुत एक विचित्र घटना है। तो सबसे पहले तो बात है कि हाइड्रोक्सिल गैस मिली, जो कि एक केमिकल सिग्नेचर है वाटर मॉलिक्यूल्स का होना, जो सनलाइट के द्वारा ब्रोक डाउन किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझना था। अब ये एक पहला कंफर्म डिटेक्शन है पानी का किसी भी इंटरस्टेलर कॉमेट के ऊपर, कोई कॉमेट के ऊपर। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटेराइट और मीटियोर में डिफरेंस क्या होता है। चारों की डेफिनेशन जो है मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कॉमेट क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मीटेराइट क्या होते हैं, मीटेराइड क्या होता है और मीटियोर क्या होता है। सभी की डेफिनेशन जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये एक ऐसा पहला इंटरस्टेलर कॉमेट है जिसपे ऊपर पानी मिले हैं, और पानी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्लानिटरी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और जब केमिकल कंपोजिशन हमें सिमिलर मिल जाए तो हमें ये समझ में आता है कि पानी की व्यवस्था धरती से बाहर भी दूसरे ब्रह्मांड में भी उपस्थित है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो वाटर रिच मटेरियल यहाँ पर हमें मिले हैं, इसके मतलब यही हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे और जगह भी हैं जहाँ पर लाइफ हो सकती है। और इसी से हमारा सिग्निफिकेंस नज़र आता है कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इस डिस्कवरी का। सबसे पहला कि हम कॉस्मिक केमिस्ट्री को और ध्यान से समझ पाएंगे। कॉस्मिक केमिस्ट्री का मतलब कि पानी जो है वो बनता कैसे है, और पानी के बनने से जो हमारा यूनिक सिस्टम है वो केवल हमारे सोलर सिस्टम में नहीं, इससे बाहर भी मिलता है। ठीक है, इससे बाहर भी मिलता है। उसके अलावा ये प्लैनेटरी फॉर्मेशन का एक हमें डिफाइन करता है कि जब हमें हमारा जो अर्थ है और जो कॉमेट्स हैं, एक तरीके से यूनिवर्सल प्रोसेस है प्लैनेट बिल्डिंग का। धीरे धीरे उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आती हैं एंड इट मूव्स ऑन। फाइन, देन थर्ड जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोबायोलॉजिकल रेलेवेंस। इसका मतलब कि ये आइडिया सपोर्ट करता है कि पानी जो है वो एक तरीके से लाइफ का बहुत फंडामेंटल यूनिट है और यूनिवर्स में बहुत जगह पाया जा सकता है। ठीक है, चौथा जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि हमारी ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी लगातार और बेहतर होती जा रही है। हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि हमने पढ़ा एटलस जो है, नील गहरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है, वो हमारे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में और सक्षम बनते जा रहे हैं। तो हमारे लिए ओवरऑल ये एक अच्छी बात है। एटलस का मतलब जाना, 3I क्यों कहते हैं, हाइड्रोक्सिल गैस मिली, OH जो कि बाय प्रोडक्ट है, वाटर मॉलिक्यूल जब सनलाइट के अंडर डिसोसिएट होते हैं तब OH मिलता है, जो कि एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है पानी का होना स्पेस में। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमने ये भी जाना, आपको होमवर्क भी दिया, और अब सही समय है एक बार इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का, क्योंकि PYQ हमें बताएंगे कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है और इसको कवर करना चाहिए। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ, ज्योग्राफी के सेक्शन में इसको रखा है, साइंस के सेक्शन में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या क्वेश्चन है, द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो सन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट कॉमेट की टेल का डायरेक्शन होता है। मतलब अगर वो सन की तरफ आ रहा है तो उसकी टेल जो है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेडिएशन है सन के द्वारा वो एक रेडिएशन प्रेशर डालती है कॉमेट पे, जिसकी वजह से उसकी टेल जो है सन से विरुद्ध बनती है। जैसे अगर ये सन है, ठीक है, ये सन है, यहाँ से कॉमेट आ रहा है, तो इसकी जो टेल है, इसकी जो टेल है वो ऐसे सन की अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। ये इसकी कॉमेट की डायरेक्शन है, ये इसकी टेल की डायरेक्शन है। तो एक तरीके से जो इसके अंदर मॉइस्चर और अलग अलग गैसेस होती हैं वो इसकी गति के कारण और सन के पास आने से जो प्रेशर इस पे होता है, एक तरीके से फायरबॉल की तरह इसकी जो टेल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। फाइन, देखिए और क्वेश्चन पूछा 2011 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉइड और कॉमेट्स में डिफरेंस क्या है।
तो ये आपसे मैंने सवाल पूछा भी है और आपको ये कमेंट करके बताना भी है, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 2011 में क्वेश्चन आया, उसमें कॉमेट्स जो हैं एक परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल देते हैं, लेकिन एस्ट्रॉयड के पास ऐसी टेल नहीं होती। बिल्कुल सही जवाब, ऐसे ही आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड जो हैं वो स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स होते हैं जो कि प्लैनेट से ही टूट के बने होते हैं, लेकिन कॉमेट जो हैं वो फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं जो कि रॉकी और मेटेलिक मिनरल्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत है, क्योंकि एस्ट्रॉयड जो हैं वो मोस्टली फाउंड होते हैं जुपिटर और मार्स के बीच में, तो ठीक है, लेकिन कॉमेट्स के बारे में जो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है वो गलत है। सही क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। हमने यहाँ देखा है कि कॉमेट जो हैं वो इंटरस्टेलर भी हो सकते हैं, केवल वीनस और मरकरी के बीच में पाए जाएं ऐसी बात नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर वुड बी 1 एंड 3। उसके अलावा और क्वेश्चन आया है 1997 में, ऐसे ग्रुप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। तो जैसा कि ऊपर बात करके हैं हम कि जो कॉमेट्स होते हैं वो लगभग इंटरस्टेलर कहलाए जाते हैं जब वो सन के ऑर्बिट नहीं करते, और एस्ट्रॉयड की खास पहचान ये है कि वो सन को ऑर्बिट करते हैं और मैक्सिमम मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड्स हैं। आपका होमवर्क है कि मीटियोर, कोमेट, मीटोराइट इनके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। और ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर MOHIT_LATHAR। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और दूसरे कोर्सेज के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। ऐसे कोर्स आ रहा है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि ऑलरेडी 20 में से 10 स्लॉट बच्चे ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए। टेक केयर, जय हिंद।